हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 के सीबीएसई का एक चैप्टर कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, जिस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम लोग आपको डिटेल में सारी जानकारी देंगे इस लेक्चर में। और सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको कुछ की पॉइंट्स को समझाया जाएगा, और उसके बाद फिर आगे फर्दर आपको लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, डाल्टन थ्योरी, मीन्स चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो नोट है मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ के बनाई हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप इस नोट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहें तो आप इसको रिवीजन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने एग्ज़ाम के टाइम भी पढ़ सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। सो स्टार्टिंग आवर लेक्चर। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ मैटर। मैटर के बारे में हम सभी जानते हैं मैटर क्या होता है। मोबाइल फ़ोन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इवन आवर बॉडी, दीज आर मेड अप ऑफ मैटर। मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हम अपने अगल बगल चीज़ें देख रहे हैं वो सब मैटर है। मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि द लिक्विड वी ड्रिंक वो भी मैटर है, द गैस मीन्स द ऑक्सीजन वी ब्रीथ वो भी एक मैटर है, और द सॉलिड मीन्स द चिप्स, केक, एवरीथिंग दैट वी ईट आर मैटर। सो मैटर इज around us, everything around us is matter. The simplest form of matter is called element. मैटर का सबसे छोटा पार्ट को एलिमेंट बोलते हैं, जो कि फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकता। सही है, अगर सबसे छोटा पार्ट मैटर का एलिमेंट ही है तो उससे छोटा तो हो नहीं सकता कुछ चीज़, सो ये फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकता। सेकेंड टॉपिक है एटम। एटम के बारे में है कि जो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको एटम बोलते हैं। सिंपल में बोले तो कि एलिमेंट के सारे पार्ट केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको एटम बोलते हैं। एटम एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली भी और नॉन इंडिपेंडेंटली भी। मीन्स ये एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल में समझे तो ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका एटॉमिक फॉर्म O है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसलिए अपने साथ एक सिमिलर ऑक्सीजन एटम को कैरी आउट करता है ताकि वो नेचर में एग्जिस्ट कर पाए। अगर दूसरा एग्जांपल लिए तो कार्बन का एटॉमिक फॉर्म C होता है, और ये नेचर में इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर पाता है, इसलिए एटम जो है वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली हो सकता है। एटम रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। एटम जो है वो एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो एटम ही सारे प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बारे में है अ सेट ऑफ एटम ऑफ द सेम टाइप टुगेदर फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। सेम टाइप के अगर एटम्स के सेट बनाए जाए साथ में तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटमिसिटी। और जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में उसको एटमिसिटी बोला जाता है। अब समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स को साथ में लाया जाए तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में बोले, ऑक्सीजन नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ये अपने साथ एक सिमिलर ऑक्सीजन एटम को कैरी करता है साथ में रहने के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स है। सो और नंबर ऑफ एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स में उसको एटमिसिटी बोलते हैं, और इसका नाम जो है नंबर ऑफ एटम्स पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एक एटम है तो मोनो, 2 एटम है तो डाई, 3 एटम है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। मीन्स एटम्स पे डिपेंड करता है उसका नाम। एग्जांपल में हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, चूँकि हाइड्रोजन अपने साथ दो मॉलिक्यूल्स को कैरी 2 एटम को कैरी करता है, इसलिए हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। N3 एक ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स है। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं एसेट भी एक ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। सो आपके नंबर ऑफ एटम्स पे हमारे मॉलिक्यूल्स के नाम डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड। When atom or molecules of different element chemically combine in a fixed ratio, they form compound. जब atoms और molecules of different element जब केमिकली कंबाइन होंगे किसी फिक्स रेशियो में तब वो कंपाउंड बनाएंगे।
मतलब कहने का बात ये है कि अगर किसी दो मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग फिक्स रेशियो में कंबाइन करवाते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। अगर समझने के बारे में बोले तो अगर हम हाइड्रोजन एक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, दोनों को साथ में कंबाइन करवाते हैं तो अगर फिक्स रेशियो में देकर तो हमें एक कंपाउंड वाटर मिलता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, दोनों को कंबाइन किए तो हमें वाटर मिला। क्यों वाटर मिला? क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग 1:8 के रेशियो में कंबाइन किए, इसलिए हम लोग को एक कंपाउंड वाटर मिला। ये 1:8 रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मीन्स अगर हम लोग को कभी भी वाटर ऑब्टेन करना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 रेशियो में ही कंबाइन करना होगा। सो हम लोग को हर वाटर एक कंपाउंड के रूप में मिलता है। अगेन ऑन मिक्सिंग द टू एलिमेंट्स और कंपाउंड वी गेट मिक्सचर। अगर हम लोग दो एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो हम लोग को मिक्सचर मिलता है। अगर कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, मीन्स अगर हम लोग जो एलिमेंट्स मिलाए हैं वो अगर यूनिफॉर्म हो मतलब समान हो तो हम लोग को मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिलता है। अगर इफ़ नॉन होमोजीनियस एलिमेंट्स है, अगर हम लोग कंपोजिशन नॉन होमोजीनियस एलिमेंट्स का किए हैं तो हम लोग को एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलता है। सो यहाँ तक था हम लोग के इंट्रोडक्शंस, जिसमें हम लोग कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए। ये की पॉइंट्स आपको अगले चैप्टर में आपको ईजी आपके बुक अपने होल चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प करेगा। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का पार्ट है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में दो लॉ है। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि मैं बोल चुकी हूँ, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कि आगे देखेंगे। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास बोलता है कि मास को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बर्बाद किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल रहता है। एग्जाम्पल से देखें, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाते हैं तो हम लोग को वाटर मिलता है। अगर हम लोग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिक्स किए तो हम लोग को 9 ग्राम ऑफ वाटर मिल रहा है। यहाँ देखिए रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम है। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इट स्टेट दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ये बोलता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होता है वो हमेशा एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। इसको लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एज द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि जो कंपोजिशन है एलिमेंट्स का मास के तुलना में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर एग्जांपल से समझे तो देखिए नाइट्रोजन, अमोनिया को हम लोग डिकम्पोज किए हैं अगर सनलाइट में रखकर तो हम लोग को नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला। यहाँ पे अगर देखें तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया को डिकम्पोज किए तो 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन मिला, जिसका रेशियो 14:3 है बाई मास। ये 14:3 जो है वो हमेशा फाइनाइट है। मीन्स ये मास आप कहीं भी किसी भी सोर्स से अमोनिया लीजिए, कभी भी कितने भी यूनिट ऑफ अमोनिया लीजिए, अगर आप डिकम्पोज करेंगे अमोनिया का तो ये सेम रेशियो में डिकम्पोज होगा। से अब एग्ज़ाम्पल से समझने की बात करें तो वाटर अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज 1:8। वाटर का मास हाइड्रोजन का मास का रेशियो और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 है। वॉट एवर बी द सोर्स, मतलब हम लोग कहीं से पानी ले, चाहे वो सी वाटर ले, मिनरल वाटर ले, ड्रिंकिंग वाटर ले, हमेशा जो वाटर का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा वाटर में वो 1:8 ही होगा। दस अगर इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज किए तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव होता है। 9 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट प्लस 9 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू बोथ इक्वल्स है, इस वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है। सेकेंड है डेफिनेट प्रोपोर्शंस। हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है 1:8 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 1 फाइनाइट प्रोपोर्शन में है, तो ये लॉ ऑफ फाइनाइट प्रोपोर्शन भी अप्लाई हो रहा है। सेकेंड है यहाँ पे अमोनिया।
इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन रेशियो 14:3। अमोनिया में मैं पहले बता चुकी हूँ एग्जाम्पल देकर, फिर भी क्लियर कर दे रही हूँ नोट के थ्रू कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है ऑलवेज 14:3 के रेशियो में होते हैं बाय मास। कहीं से भी आप अमोनिया लो, ये डिपेंड नहीं करता। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया को अगर डिकम्पोज किया गया तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो, जैसे कि 17 ग्राम ऑफ अमोनिया को लिया गया तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ मास ऑफ रिएक्टेंट 17 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट 17 ग्राम, सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो जा रहा है। अगर बात करें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की तो 14:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये रेशियो फाइनाइट है तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी अप्लाई हो रहा है। सो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं। मैटर से आया एलिमेंट, एलिमेंट से आया एटम। एटम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो सबसे छोटी यूनिट एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा आया मॉलिक्यूल्स। अगर सिमिलर एटम्स को अगर हम लोग साथ में ले आते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है। उसके बाद आया कंपाउंड। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट एटम्स को हम लोग साथ में लाते हैं किसी फाइनाइट रेशियो में तो हम लोग का कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद आया मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में जान सके कि अगर दो डिफरेंट कंपाउंड्स को मिक्स किया जाता है तो हम लोग को मिक्सचर मिलता है। सो अब तक हम लोग ये कुछ की पॉइंट्स पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, जिसमें हम लोग ने 2 लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था